नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले 2-3 सालों में निवेश के प्रति निवेशकों का जो रवैया है काफी ज्यादा बदला है। वो कुछ आंकड़ों से सिद्ध हो जाता है। एक तो एमफी के जो आंकड़े महीना दर महीना आते हैं, उसमें बढ़ते एसआईपी के आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि निवेशक पहले से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। निवेशकों की रुचि बढ़ी है म्यूचुअल फंड में, वो समझते हैं अपने निवेश की आदतों को। दूसरा, जो हम सर्वे की आज बात करने जा रहे हैं, डीएसपी इन्वेस्टर पल्स सर्वे, जिसमें ये साफ तौर पर सामने आया है कि किस तरीके से जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है उसमें बदलाव आया है। महिलाएं अपने फैसले पहले से ज्यादा लेने लगी हैं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले अभी भी उनकी भागीदारी कुछ कम है। तो क्या इसके मायने हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो ट्रेंड हम आगे देख रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, ये आने वाले समय के लिए इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर की तरफ क्या हमें संकेत देते हैं, इस पर भी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ हैं और डीएसपी म्यूचुअल फंड के एसवीपी कंज्यूमर मार्केटिंग अभीक सान्याल से हम करने वाले हैं शो में इस चर्चा की शुरुआत। प्रबलीन और अभीक, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना और समझना कि पिछले कुछ समय में इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है वो कैसे बदला है, और इससे हमें एक बड़ी तस्वीर सामने समझने को मिलती है कि आखिरकार ये जो पूरा पैसा है, जो हम हार्ड अर्न मनी जिसे कहते हैं, वो लोग लगा कहां पर रहे हैं और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। अभी मैं पहले आपसे समझना चाहती हूं, जो मैंने शुरुआत में बोला, जो अलग अलग हमारे सामने आंकड़े हैं, जिसमें एक डीएसपी इन्वेस्टर पल्स भी है, दूसरा एम्फी जो डेटा सामने लाता है, उसमें साफ तौर पर ये तो पता चल गया है कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट और स्पेशली एसआईपी इन्वेस्टमेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुए हैं। पर आपकी नज़र में मैं समझना चाहती हूँ, क्या स्टडी किया है बेसिकली इन्वेस्टर्स में भी, जो महिलाएं इन्वेस्टर हैं और जो पुरुष इन्वेस्टर हैं, उनके अपने अपने जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं या उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, वो किस तरीके से फैसले लेते हैं, उनमें जो की फाइंडिंग्स है वो क्या है? सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद। डीएसपी इन्वेस्टर पल्स जो हमने अभी इसी वक्त इसी साल कंप्लीट किया है, उसका जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो हमको मिला है वो ये है कि जब पुरुष और महिलाएं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, तो उनके डिसीजन लेने का जो तरीका है और जो रीजन है वो कंप्लीटली अलग होता है। और इनफैक्ट द बिग फाइंडिंग जो हमको मिला वो ये था कि ज्यादा पुरुष कंफर्टेबल फील करते हैं अपना डिसीजन खुद से लेने के लिए। सो इनफैक्ट हमारी स्टडी में एक आंकड़ा जो निकल के आता है वो कहता है कि 65% मेन अपना डिसीजन खुद से लेते हैं, और ये आंकड़ा जो महिलाओं के लिए है ये सिर्फ 44% है इस वक्त। और इसमें से भी अगर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के मदद से जो लोग डिसीजन लेते हैं वो निकाल दे, तो ये और भी स्टार्क अंतर नजर आता है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ 27% अपना डिसीजन खुद से लेते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एन एडवाइजर, और पुरुष 40% तक अपना डिसीजन कंप्लीटली खुद से लेते हैं। सो एक डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर का जो राइज है, वो तो हम वैसे भी देख रहे हैं पिछले 5 से 6 साल में, जब से डिजिटल का भी बहुत बढ़ावा आया है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। पर ये विजिबल है अब इन द वे मेन एंड वुमेन डिसीजन ले रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा बदल रहे हैं। बट क्लियर डिफरेंस है बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द वे जो अपना डिसीजन लेने का तरीका लगा रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा जो फाइंडिंग है वो मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा जो ये है कि एक बड़ा डिफरेंस जो हम देख रहे हैं, जो पहले आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले हम लोग नहीं देख रहे थे, कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है जिसके बारे में लोग बहुत यंग एज से बात करना चालू कर रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, और ये बोथ मेन एंड वुमेन दोनों ये बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो गया है। और तीसरा जो चीज मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि पहले जो पुरुष और महिला वो दोनों का ही गोल होता था, वो ये था कि अगर आपके पास स्पेयर पैसा आता था, स्पेयर कैश आता था,
तो या तो आप उसको खर्च कर देते थे या फिर आप उसको अपने बैंक अकाउंट में सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे। बट हमारी फाइंडिंग में ऐसा पता लग रहा है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपना पैसा मार्केट में निवेश करने के लिए अभी तैयार हैं। तो इक्विटी मार्केट्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए काफी एक उनको बढ़ावा मिला है। और डिजिटल से उनको इन्वेस्ट करने के तरीके भी जो आसान बन रहे हैं, वो हम देख रहे हैं उनके बिहेवियर में भी। एक जो अलग तरह के तरीके का फाइंडिंग है जो थोड़ा जरूरी है और थोड़ा गंभीर है, वो ये देखना पड़ेगा कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे एनकरेज करें कि यंग एज में ही वो अपने सन्स एंड डॉटर्स दोनों को इक्वली ये सिखाना चालू करें कि आप अपने पैसों को कैसे संभाल सकते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे देख सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करना बहुत यंग एज पे चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन स्कूल्स और कॉलेजेस में भी नहीं होती, और ये कॉन्वर्सेशंस घर पे भी आप अपनी डॉटर्स के साथ थोड़ा कम करते हैं। और इसका नतीजा हम आगे जाके देखते हैं इन द वे पुरुष इन्वेस्ट करते हैं और महिलाएं इन्वेस्ट करती हैं। बिकॉज हम देख रहे हैं कि पुरुष ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न्स पाने के लिए और रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और महिलाएं थोड़ा पैसा बचाने के लिए सेफ्टी को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं अपना इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये 4 या 5 चीजों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज। बिल्कुल। ओके, तो आपने एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर महिलाओं और पुरुष का क्या अलग है, उनके जो बेसिकली फोकस पॉइंट्स हैं निवेश के वो क्या हैं, कहाँ से वो निवेश की सीख लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट प्रबलीन, हम यहाँ पर नंबर्स के माध्यम से बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी भी बता रहे हैं कि पुरुष ज़्यादा बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट शायद हैं निवेश के फैसलों को लेकर, जिसमें महिलाओं का जो परसेंटेज है वो कम नज़र आता है। पर आपकी नज़र में हम अगर पुरुष और महिलाओं को आपस में ना कंपेयर करके महिलाओं को ही कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में, आपको लगता है कि इस पिछले 2-3 सालों में महिलाओं में भी खुद अवेयरनेस आई है खुद से निवेश करने के प्रति? और पहले जितनी महिलाएं खुद से निवेश किया करती थी या पैसे डालती थी निवेश करने के लिए सिर्फ सेविंग्स के बजाय, उनका आंकड़ा पहले के मुकाबले बढ़ा है वो, और एक्चुअली वो एक कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट है। जी बिल्कुल स्वाति, अभी जी ने बड़े इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट शेयर किए हैं। एंड ये एक स्पेस है जो जिसकी तरफ मैंने भी हमेशा बहुत गौर दिया है कि विमेन इन इन्वेस्टिंग, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है एक ओवरऑल हमारी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसका। मेरे ख्याल से पहले तो मैं एक ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये जो सर्वे है बहुत एलाबोरेट सर्वे किया है डीएसपी ने, एंड ये डिजिटलाइज तरीके से किया है, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं किया है स्वाति। तो आई थिंक इस टाइम पे जो हमारे पास प्रॉब्ली इवन यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा टेक सैवी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके हैं, कंपैरेटिवली शायद यंगर जनरेशन के ज्यादा है। और मुझे लगता है ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो डिफरेंस इन मेन एंड विमेन है वो एक्चुअली और भी इससे ज्यादा है, जो गैप एग्जिस्ट करता है ज्यादा स्टार्क है। बट इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास यहाँ आंकड़े आए हैं। एंड मेरा जो अपना अनुभव है बिल्कुल 3 से 4 साल में अगर हम देखें तो महिलाओं में हमेशा एक रुचि जरूर रही है स्वाति इन्वेस्टमेंट को लेके, पर एक हेजिटेशन रहा है बात करने के बारे में कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करें, आप फाइनेंस को डिस्कस करें एज ए टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन। एंड आई थिंक उसमें थोड़ा सा फर्क है। इन टर्म्स ऑफ माय ओन क्लाइंट इंटरेक्शंस अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि पहले 10-15 लोगों के बाद में एक महिला से बात करती थी, अब हर कह लीजिए 6-7 इन्वेस्टर्स में एक महिला शामिल होती है। सो आई थिंक द नंबर इज इंक्रीजिंग, मेरा जो खुद का अनुभव है उससे। और जो ऐसे अभी अभिजीत ने बोला कि रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग हो गई, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स निकल के आ रहे हैं इवन विमेन इन्वेस्टर्स में। सो जो एक ट्रेंड है अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी की तरफ है, बट आई थिंक ऑन ग्राउंड अभी भी जो डिफरेंस है, जो एक डिपेंडेंस है अपने से डिसीजन ना लेना, वो आई थिंक अभी भी हाई है विमेन में। एंड एक लंबा फासला है स्वाति जो अभी हमें आगे तय करना है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि एक जो सैम्पल साइज के बेसिस पर अभी डेफिनेटली ये एक सर्वे किया गया है और उसमें डेफिनेटली एक हमें लार्जर पिक्चर देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना इतने कम समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
पर ये डेफिनेटली जानना अभी बेहद ज़रूरी है कि जब हम पिछले 1 साल के एसआईपी निवेश को देखते हैं जो एम्फी डेटा देता है, उसमें साफ पता चलता है कि डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में निवेशकों ने निवेश बढ़ाया है अपना। इनफैक्ट 2022-23 करंट साल की जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ नवंबर तक ही जो निवेश का आंकड़ा है वो 1 लाख करोड़ पर हम देख रहे हैं, जो कि पिछले साल इससे ज्यादा था, पर वो पूरे साल का आंकड़ा था। दैट मीन्स अगर मई से सितंबर के बीच या इनफैक्ट इवन मई से अब तक 12,000 करोड़ से ज्यादा का कम से कम निवेश हो रहा है, तो ये आंकड़े और भी ज्यादा हम बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये जो बढ़ते हुए डीमैट अकाउंट्स हैं या फिर जो बढ़ता हुआ निवेश है, उसमें आपकी नजर में भागीदारी ज्यादा पुरुषों की है, महिलाओं की है, कैसा है ये? मतलब ये डिवाइड कैसा है इसमें, ये मैं समझना चाहती हूँ। वैसे सर्वे से तो पता चलता है कि पुरुष डेफिनेटली ज्यादा निवेश कर रहे हैं। क्या पुरुष ही हैं ज्यादा जो कि म्यूचुअल फंड जैसे या फिर लिटिल रिस्कियर जो एसेट्स है उसमें ज्यादा निवेश करना पसंद करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो मोर ऑफ थोड़ा सा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग उसमें रुचि ज्यादा रखती हैं? क्या है फाइंडिंग? देखिए, इसको मैं इस तरह से आपको बताता हूँ कि आप अगर पिछले 5 साल का डेटा दे, तो आपने 1 साल का डेटा बताया, बट ये थोड़ा एक लंबा ट्रेंड है। सो पहला पॉइंट ये है कि जो पुरुष और महिलाओं का ब्रेकडाउन है, दैट इज मोर और लेस द सेम जो पहले भी था। करीब आप हर 3 महिला इन्वेस्टर के लिए करीब 7 आप पुरुष इन्वेस्टर देखेंगे। सो ये जो आंकड़ा है, ये 30-70 वाला जो परसेंटेज है, ये काफी स्टेबल रहा है ओवर द इयर्स। इनफैक्ट अब ज्यादा महिला इन्वेस्ट कर रही हैं, तो करीब 25% से अब ये 30% की तरफ बढ़ चुका है। बट मोर इम्पोर्टेंटली महिला निवेशक जो हैं वो पिछले 5 साल से अब तक 3 गुना बढ़ चुके हैं। सो अगर आप ये राइज देखेंगे कि जो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे उससे अब 3 गुना ज्यादा महिला इन्वेस्टर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में आ चुके हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। और स्टॉक मार्केट का भी आप डेटा देखेंगे तो आपको काफी सिमिलर रिजल्ट्स नजर आएंगे। और इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली इस बात से भी है कि अब एक तो डिजिटल का जो ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में, सबके पास इंफॉर्मेशन की एक्विटी आ गई है। सो अब आप बाहर जाने में घबराते नहीं है, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे अनबायस्ड इंफॉर्मेशन और रिसर्च मिल रहा है अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, आपके मोबाइल फोन्स की तरफ। और काफी लोग इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो एम्फी की तरफ से म्यूचुअल फंड सही है का जो कैंपेन है, वो भी पिछले काफी सालों से बहुत ग्रोथ कर चुका है। एंड स्पेसिफिकली विमेन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी एम्फी ने काफी लिए हैं, जिसकी वजह से आप ये एक चेंज देख रहे हैं। तो ये पहला हुआ डिजिटल। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, जिसको अब थोड़ा हम देर से देख रहे हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2023 में एंटर कर रहे हैं, ये है कोविड। सो जब कोविड हुआ, कोविड के बाद से सडनली मार्केट एक बार तो गिरे, बट उसके बाद जो बढ़े हैं, आप ये देखिए कि उस वक्त का जो पार्टिसिपेशन है, बहुत लोगों ने मार्च और अप्रैल 2020 के बाद से पैसा डालना चालू किया, और उन्होंने बहुत सस्टेन्ड रिटर्न्स देखे हैं उस टाइम से। सो ये एक सरप्राइज की बात नहीं है कि बहुत लोगों ने पिछले 1 साल में एसआईपी स्टार्ट करे हैं। जो एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा वो ये होगा कि अगर हम 5 साल के बाद देखें डेटा और हम रियलाइज करें कि इन लोगों ने जिन्होंने पिछले 1 साल में एसआईपी चालू करी है, वो उस वक्त तक अपना एसआईपी कंटिन्यू करते हैं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हम देखना चाहेंगे। मनी गुरु में 2 खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, प्रवीण बाजपेयी और अभीक सान्याल। प्रवीण, चलिए, ये तो काफी इंकरेजिंग डेटा है कि हाँ एसआईपी के आंकड़े बढ़े हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा एसआईपी कर रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो एसआईपी की जा रही है वो क्या वाकई काफी है? मतलब जिन गोल्स के लिए जो निवेशक है वो एसआईपी कर रहे हैं, क्या उसको रियलाइज करने के लिए वो इनफ एसआईपी कहते हैं ना, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और क्या इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि आगे आने वाली जो महंगाई है या फिर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, या फिर अगर बच्चों की पढ़ाई की बात हो तो एजुकेशन इन्फ्लेशन भी है, क्या इन पूरे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए निवेश किया जा रहा है? और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो वो कैसी होनी चाहिए? जी, स्वाति, जैसे भी आपने बोला, जो एक अगर हम ओवरव्यू देखें तो जो फिगर्स हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं कि 13,000 करोड़ की मंथली एसआईपीज आ रही हैं। पर अगर हम नंबर ऑफ एसआईपी अकाउंट्स देखें तो वो लगभग 6 करोड़ है। और अगर हम एक एवरेज साइज ऑफ एसआईपी देखें तो वो इस टाइम पे करीबन 2100 से 2300 रुपए के बीच में है, जो एक बहुत छोटा अमाउंट है। तो शायद निवेशकों ने
एंटर जरूर किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, पर अभी वो उस पॉइंट पे है जहां पे वो अपने पैर को थोड़ा सा बस पानी में डिप कर रहे हैं, और एक जो उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसकी परसेंटेज है एक ग्रोथ एसेट की थ्रू म्यूचुअल फंड्स, वो शायद लिमिटेड है। और स्वाति, अगर ये ऐसा ही है तो फिर वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो शायद आपके जो गोल्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हम एक ब्रॉडर एक गोल देखें, आज आपके बच्चों की एजुकेशन अगर हम देखें, मान लीजिए आज आपका बच्चा 5 साल का है और आपने बच्चे को 13 साल में कॉलेज भेजना है, तो आज की महंगाई को देखते हुए एजुकेशन इन्फ्लेशन जो इंडिया में है वो 8 से 10% की है। यानी कि अगर आज किसी कॉलेज की जो फी है वो करीबन 40 लाख अगर है, अगर 10 लाख हम सालाना लें, तो वो आने वाले 13 साल में करीबन 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। और उस टाइप की जो रकम को जमा करने के लिए जो राइट एसेट क्लास है उसका चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, आप फिक्स डिपॉजिट के थ्रू भी कर सकते हैं। पर यहाँ जो डिफरेंस है स्वाति, ये समझना जरूरी है कि इस अमाउंट को जमा करने के लिए अगर हम मान लीजिए 7.5% पे एक फिक्स्ड डिपॉजिट या एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट चूज करते हैं, तो इस रकम को जमा करने के लिए उनको महीने के 41,000 जमा करने हैं। और अगर यही हम एक ग्रोथ एसेट को पिक करें जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो एक 29,000 की एसआईपी से भी वो उस रकम को जमा कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी अब नए इन्वेस्टर्स या पुराने म्यूचुअल फंड्स में हैं जिन्होंने थोड़ी शुरुआत की है, उनको एक गोल सेटिंग करके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारा एवरेज साइज ऑफ एसआईपी है वो ये दर्शाता है कि शायद अभी भी इन्वेस्टमेंट्स उस अमाउंट में नहीं हो रही हैं जो उनके गोल्स को पूरा कर पाए। एंड जो अगर हम अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म्स भी एसआईपी के साइज को देखें, तो स्वाति, करीबन एसआईपी का साइज 800 से लेके 8 लाख की वेरिएशन में चलता है। यानी कि एक लिमिटेड, एक स्मॉल पॉकेट ऑफ इन्वेस्टर्स है जो शायद महीने का काफी पैसा डालता है, जो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। और बहुत लोग शायद अभी थोड़ी सी सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और एक प्लान तरीके से शायद निवेश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट अभी आपसे भी एक क्विक रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। ट्रेंड तो अब तक का चलिए हमने समझा थ्रू डिफरेंट सर्वेज एंड स्टडीज, फाइंडिंग्स अच्छी हैं, पर आगे आने वाले टाइम में कीपिंग इन माइंड जो मार्केट कंडीशंस हैं या निवेशकों का जो बढ़ता ट्रेंड भी है और बदलता ट्रेंड है, क्या एक्सपेक्ट करें आगे आने वाले साल में? कैसा इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं? देखिए, मार्केट चाहे कैसा भी हो, एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। और प्रबलीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि आप बिहेव कैसे करेंगे। तो आपके पास अगर एक अच्छा एडवाइजर है जो आपको गाइड कर सकता है, उसकी वैल्यू इज अनपैरेलल्ड। सो इस वक्त आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बिकॉज दोनों हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जैसा कि पिछले काफी सालों में हुआ भी है। तो लोगों को फ्लक्चुएटिंग मार्केट से डील कैसे करना है, उससे डील करना बहुत जरूरी है। और इसमें हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपके पास आपने ठीक से अपना रिस्क प्रोफाइलिंग किया है, आप अपने को समझ पाए हैं, क्या आप रैशनल रहने के लिए तैयार हैं या फिर आप इमोशंस में बह जाते हैं। सो अभी हमने रिसेंटली देखा बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट्स में घुसने लगे और क्रिप्टो करेंसी में जाने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड। सो इमोशनली और सिर्फ कम्युनिकेशन देख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप काफी गलत कदम उठा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा एडवाइजर है और अपना आप अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, तो आगे के टाइम में भी आपका एसेट एलोकेशन, आपके सही फंड सिलेक्शन और आपका जो डिसीजन है वो अगर रैशनल रहेगा तो बिल्कुल, अभी आपने सही बोला, एक एडवाइजर की जरूरत हमेशा रहेगी इन्वेस्टर्स को। पर इस डीआईवाई इन्वेस्टमेंट के बदलते दौर में एडवाइजर भी हैं जिनको डेफिनेटली अपना जो इम्पोर्टेंस है वो जो है वो दिखाते रहना पड़ेगा। वो इनफैक्ट हर एक मार्केट मूवमेंट में जो इन्वेस्टर्स है वो भी समझ जाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी एडवाइजर को यहाँ पर उनसे समझना बाजार की बारीकियां। बहुत धन्यवाद करेंगे, समय हमारे पास इतना ही है डिस्कशन के लिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट हमने आज चर्चा की निवेशकों के बदलते बिहेवियर पर। बहुत धन्यवाद प्रबलीन आपका, और अभी आपका भी हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आपको शामिल। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले जाते जाते आपको बता दें, सैमको म्यूचुअल फंड ने एएलएसएस कैटेगरी में नया फंड लॉन्च किया है।
न्यू फंड ऑफर निवेश के लिए 15 नवंबर को खुला था और ये 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। सैमको म्यूचुअल फंड के सीईओ विराज गांधी ने बताया कि एनएफओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो ELSS टैक्स सेवर स्कीम है ये किस तरह से है और कितना अलग है बाकी प्रोडक्ट से। आज के डेट में बाज़ार में करीबन 39 ELSS स्कीम है, 39। उसमें सब लोग का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक्स में 70 to 75% है, दो तीन को छोड़ के। सैमको एक पहला ऐसा ELSS स्कीम होगा अभी हाल में जो सिर्फ प्रीडोमिनेंटली मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा और लार्ज कैप में उसका एक्सपोजर ज़ीरो रहेगा। क्योंकि ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, तो अगर हम निवेशकों को मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में एक्सपोजर दे तो रिटर्न पोटेंशियल लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये हमारा ऐसा रिसर्च बोलता है एंड दैट्स वाई हम लोग ने एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया है जिसका प्रीडोमिनेंटली पूरा जो एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स मिड कैप होगा 80 to 85% और बैलेंस 15% के आसपास स्मॉल कैप होगा, उसमें एक्सपोजर टुवर्ड्स लार्ज कैप ज़ीरो होगा। ठीक। तो सर आपने स्टॉक्स की बात कही, तो इस फंड के ज़रिए जो है स्टॉक सिलेक्शन किस तरह का होगा, कितना आसान होगा। इंडिया में सैमको सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से 25% के ऊपर हो, जिसका सस्टेनेबल ग्रोथ हो, जिसमें मैनेजमेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा हो, जिसमें रिपीट परचेज हो उसके प्रोडक्ट का, जिसमें कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो। तो ये 6-7 पैरामीटर पे जब हम इवेल्युएट करते हैं कंपनीज़ को, तो वैसे इवेल्युएट करके इंडिया में करीबन 80 से 90 कंपनीज़ है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। उसमें से हमने एक 35 स्टॉक का मिड कैप और स्मॉल कैप का एक पोर्टफोलियो बनाया है ELSS के लिए, हमारे और आपके निवेशकों के लिए, ताकि वो नेक्स्ट 3 से 5 साल में एक लार्ज कैप इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न कमा पाए पोटेंशियली।